अगली सुबह चांदनी रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आई और किचन की ओर बढ़ने लगी, जहां उसकी चाची नाश्ता बना रही थी। चांदनी ने हिम्मत की और अनु के पास आकर बोली, आई एम सॉरी चाची। अनु ने ना ही उसकी ओर देखा और न उसकी सॉरी का कोई जवाब दिया। चांदनी 2 कदम और आगे बढ़ी और फिर से बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी की सौं, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। नाश्ता बन गया है, टेबल पर लगा रही हूँ, इसलिए बिना नाश्ता किए ऑफिस मत जाना। इतना कहकर अनु ने गैस बंद कर दिया और पराठों की प्लेट उठाकर वहां से चली गई। चांदनी ने अपनी आंखें बंद की और ऊपर सीलिंग की ओर देखकर बोली, कान्हा जी प्लीज चाची और चाचा जी से माफी दिलवा दीजिए। सच्ची आगे से जो भी करूंगी बहुत सोच समझ कर करूंगी और अमायरा जैसे लोगों पर तो कभी ट्रस्ट नहीं करूंगी, प्रॉमिस। इतना कहकर उसने किचन प्लेटफॉर्म पर रखा दही का कटोरा उठाया और किचन से बाहर आई। अनु, धीरज और विमला को नाश्ता सर्व कर रही थी। चांदनी ने दही का कटोरा टेबल पर रखा और अपने चाचाजी की ओर देखने लगी, जो चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। अनु और धीरज न ही चांदनी की ओर देख रहे थे और न ही कुछ कह रहे थे। गुड मॉर्निंग चाचा जी, चांदनी फिर से बोली तो धीरज भी बोले, गुड मॉर्निंग बेटा। उनके मुंह से गुड मॉर्निंग सुनकर चांदनी के चेहरे पर जैसे चमक सी आ गई। वो उनके पास वाली चेयर पर बैठी और बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको और चाची को किसी के भी सामने सिर झुकाना पड़े। प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, प्लीज। धीरज ने गहरी सांस ली और बोले, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बेटा, और न ही कभी हो सकता हूँ, इसलिए तुझे बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नाश्ता कर वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। चांदनी ने मुस्कुराते हुए उठकर अपने चाचाजी को गले लगाया और बोली, थैंक यू चाचाजी, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी वजह से कल पिंकी की सगाई में इतना तमाशा हो जाएगा, वरना मैं उस अमायरा और मनमीत के जाल में कभी नहीं फंसती। ये सुनकर अनु उस पर भड़की, फिर तूने वही बात की चांदनी, तुझे कोई बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? अब अगर दोबारा मैंने तेरी जुबान से मनमीत का नाम सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब चुप करके नाश्ता कर और ऑफिस जा और सीधी ऑफिस ही जाना, फिर से मनमीत की जासूसी मत करने बैठ जाना। चांदनी बिना कुछ कहे चुपचाप नाश्ता करने लगी और आगे कुछ नहीं बोली। तभी अमित भी नाश्ते की टेबल पर आया और बोला, माँ प्लीज मुझे भी जल्दी से नाश्ता दीजिए, आई एम गेटिंग लेट। हाँ, अनु ने तुरंत उसके ग्लास में जूस डाला और उसे नाश्ता सर्व करने लगी। तभी राजीव तेजी से सीढ़ियों से नीचे आया। उसे देखते ही धीरज मुस्कुराते हुए बोले, राजीव आओ बेटा, हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं अंकल, आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, नाश्ता में वही कर लूंगा। राजीव के इतना कहते ही धीरज मुस्कुरा दिए। राजीव ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोला, अंकल आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जिस मकसद से इस शहर में आया हूँ वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। भगवान तुम्हें तरक्की दे और तुम्हारे सारे सपने पूरे करे। धीरज उसके सिर पर हाथ रखकर बोले तो राजीव ने अनु और विमला के भी पैर छुए। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। राजीव ने मुस्कुराते हुए अमित को गले लगाया और तेजी से वहां से चला गया। चांदनी को उसे देखकर वो सब कुछ याद आया जो बीती रात हुआ था। साड़ी खुलने वाली बात याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरी ओर युग अपने कमरे में सो रहा था। तभी कृषि उसके रूम में आया और उसे उठाते हुए बोला, गेटअप युग, मेरी एक मीटिंग है, इसलिए छोटी दादी को लेने तुम एयरपोर्ट चले जाना। उठो भाई, आप जाओ, मैं नानी को ले आऊंगा। युग बिना अपनी आंखें खोले बोला तो कृषि अपना फोन चेक करते हुए जाने लगा, पर फिर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर युग की ओर देखा और फिर उसके पास आकर बोला, ये मनमीत से दोस्ती कब हुई तुम्हारी? कृषि के मुंह से मनमीत का नाम सुनकर युग ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठा। कृषि ने उसे घूरते हुए पूछा, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मनमीत को कब से जानते हो? कौन है वो? कहाँ मिले तुम उससे? बैकग्राउंड क्या है उसका? युग बेड से उठा और बोला, भाई वो मेरे एक दोस्त का दोस्त है, उसी के जरिए मेरी मुलाकात मनमीत से हुई थी। बहुत अच्छा और समझदार लड़का है वो। चांदनी ने बेवजह ही इतना तमाशा करवाया कल सगाई में। ये सुनकर कृषि उसे घूरते हुए बोला, चांदनी को मैं भी जानता हूँ, युग दोस्त है मेरी और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो बेवजह कुछ नहीं करती। कल रात जो चांदनी के साथ हुआ उसमें कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि चांदनी की वजह से अनाया की बर्थडे पार्टी में जो थप्पड़ तुम्हें पड़ा था उसका बदला लेने के लिए तुमने मनमीत से दोस्ती की और फिर उसके साथ मिलकर चांदनी के साथ ये सब किया? उस चांदनी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं ना?
तभी युग ने चिढ़कर पूछा। कृषि ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और बोला, कान नहीं भरे उसने मेरे, बल्कि मुझे वो बताया जो तुमने उससे कहा। धमकी दी ना तुमने उसे कि तुम उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहोगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, झूठी है वो। कल देखा नहीं आपने उसने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या किया? उसके बाद भी आप उस लड़की की वजह से अपने भाई से सवाल कर रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर युग गुस्से में वॉशरूम में चला गया तो कृषि भी चीखा, युग मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, चांदनी से दूर रहना, इसी में भलाई है तुम्हारी, सुन रहे हो ना मेरी बात? युग ने कोई जवाब नहीं दिया तो कृषि गुस्से में वहां से चला गया। दूसरी ओर चांदनी ने मंदिर के बाहर अपनी स्कूटी रोकी और सैंडल उतारकर तेजी से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मंदिर में आते ही उसने मंदिर की घंटी बजाए और हाथ जोड़कर मन ही मन बोली, कान्हा जी, पिंकी को मनमीत से बचाने के चक्कर में मैंने चाचा जी और चाची को नाराज कर दिया। चाचा जी तो मान गए हैं, बस चाची की नाराजगी दूर कर दीजिए। प्रॉमिस आगे से जो भी करूंगी बहुत सोच समझ कर करूंगी, और प्लीज जल्दी से मेरा लोन करवा दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। इतना कहकर चांदनी ने अपनी आंखें खोली और पलट कर जाने लगी। तभी उसे पिंकी दिखाई दी। उसने उसे देखते ही अपने कान पकड़े और बोली, आई एम सॉरी। कितनी देर के लिए और किस खुशी में मुझसे माफी मांग रही है? पिंकी ने पूछा और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। चांदनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बच्चों की तरह बोली, कल रात जब तू खाना लेकर आई थी और मैंने तेरे साथ बदतमीजी की, उसके लिए। पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही अपनी आंखें खोली। चांदनी फिर से कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। संजना की कॉल देखकर वो तुरंत पिंकी से बोली, ये सॉरी वाला खेल आकर तेरे साथ खेलती हूँ, फिलहाल मुझे भागना होगा क्योंकि संजना की कॉल आ गई है। इतना कहकर चांदनी दौड़ती हुई वहां से चली गई। पिंकी ने पलटकर उसे जाते देखा और फिर से भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, कान्हा जी, थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए इसे समझाइए कि ये बड़ी हो जाए। दूसरी ओर संजना राजीव को एक कैबिन में लेकर आई और बोली, ये आज से तुम्हारा केबिन है राजीव, आज से तुम इसी कुर्सी पर बैठोगे और मेरी सारी साइट संभालोगे। सारे प्रोजेक्ट की डिटेल तुम्हें इस सिस्टम से मिल जाएगी। फिर भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम्हारे राइट साइड वाला कैबिन मेरी सेक्रेटरी का है, वो तुम्हारी मदद करेगी। मेरी एक जरूरी मीटिंग है इसलिए मुझे निकलना होगा, आकर तुमसे बात करती हूँ, बाय। राजीव के इतना कहते ही संजना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, पर वो जैसे ही अपने कैबिन से बाहर आई तो सामने से चले आ रहे राजवीर से टकरा गई। उसने गुस्से में उसे घूरा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट। संजना ने उसके सॉरी का कोई जवाब नहीं दिया तो राजवीर ने उसके करीब आकर पूछा, क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? या फिर ये विश कर रही थी कि मैं कभी लौटकर ही ना आऊं और किसी प्लेन क्रैश या फिर किसी एक्सीडेंट में मर जाऊं? तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास, और वैसे भी जब डिवोर्स से तुमसे छुटकारा मिल ही रहा है तो तुम्हारी मौत की दुआ करके गुनहगार क्यों बनूं? संजना अकड़ कर बोली। राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। संजना उसे घूरते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही राजवीर मन ही मन बोला, पता नहीं मुझसे तलाक लेकर ये क्या पालेगी, पर तलाक तो इसे आपको देना होगा राजवीर साहब, क्योंकि यही इसकी खुशी है। तभी अचानक चांदनी बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर राजवीर के साथ साथ ऑफिस का सारा स्टाफ चौंक गया। सिस्टम चेक कर रहे राजीव ने भी जब चीख सुनी तो तुरंत कैबिन के दरवाजे की ओर देखा। चांदनी दौड़ती हुई राजवीर के पास आकर बोली, सर आप आ गए, मैंने बहुत मिस किया आपको, कैसी रही आपकी कॉन्फ्रेंस? कॉफी मंगवाऊं आपके लिए? राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स चांदनी, जरा सांस तो ले लो। इतने सारे सवाल एक साथ तुम तो कर सकती हो, पर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सॉरी, चांदनी बच्चों की तरह बोली तो राजवीर भी मुस्कुरा दिया। चांदनी फिर से बोली, आपको वापस यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ सर। आपके बिना ये ऑफिस नहीं बल्कि कैदखाना लगता है, जहाँ घड़ी में शाम के 6 बजने पर ही कैद से छुटकारा मिलता है। आहिस्ता बोलो, अगर तुम्हारी संजना मैम ने सुन लिया तो तुम्हें सारा दिन के लिए आर्केड में भेज देगी, जहाँ सारा दिन तुम पुरानी फाइल अरेंज करती रहोगी। राजवीर की बातें सुनकर चांदनी झट से बोली, आज वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि अभी अभी मैंने उन्हें एक मीटिंग के लिए जाते देखा है। अब बताइए, कॉफी भिजवाऊं आपके लिए? हाँ भिजवा दो, और प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता भी ऑर्डर कर देना। एयरपोर्ट से सीधे यही आ रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, राजवीर बोला। चांदनी ने सिर हिलाया और जाने लगी। तभी राजवीर ने उसे पुकारा, चांदनी। चांदनी के कदम रुक गए।
राजवीर उसके पास आकर बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा चांदनी कि कंपनी की ओर से तुम्हारा लोन सैंक्शन करवा सकूं, बस थोड़ा वक्त लगेगा। थैंक यू सर, चांदनी मुस्कुराते हुए बोली और फिर वहां से चली गई। राजवीर भी अपने कैबिन में चला आया। दूसरी ओर राजीव अपने कैबिन में सिस्टम पर बैठा कंपनी के सारे प्रोजेक्ट की डिटेल चेक करने में लगा हुआ था। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। कुसुम का नंबर देखते ही उसने कॉल रिसीव की और बोला, माँ इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, आपसे शाम को बात करता हूँ, प्लीज बार बार फोन मत करिएगा प्लीज। दूसरी ओर से विद्या कुछ कहती उसके पहले ही राजीव ने कॉल कट कर दिया। उसके फोन काटते ही विद्या ने फोन कुसुम की ओर बढ़ाया तो कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, विद्या राजू की इतनी चिंता करना छोड़ दे, अब वो बड़ा हो गया है और भगवान की कृपा से बहुत समझदार भी है, वो मुंबई में खुद को अच्छे से संभाल लेगा। विद्या उदास होकर बोली, तू अच्छे से जानती है कुसुम कि बात ये नहीं है, मेरी परेशानी कुछ और ही है। मैं भगवान से रात दिन बस यही दुआ करती हूँ कि राजू को उसकी असली पहचान कभी पता ना चले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मेरा बेटा पल भर में ही पराया हो जाएगा और सच जानकर मुझसे नफरत करने लगेगा और मैं राजू की नफरत कभी सहन नहीं कर सकूंगी। कुसुम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, मैं समझती हूँ विद्या, पर तू ये बात क्यों नहीं समझती? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राजू को अपनी असली पहचान पता चलनी ही है, क्योंकि सच कभी नहीं छिपता और अब तो वो अपने अपनों के बीच पहुंच गया है। ना जाने कब वो अपने अपनों से टकरा जाए और उसके वजूद का सच उसके सामने आ जाए। ऐसा नहीं होगा कुसुम, राजू सिर्फ मेरा बेटा है और मेरा बेटा ही रहेगा। मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या, उसे पाला तो है, अपनी जिंदगी खतरे में डालकर, अपने खुद के बच्चे को खोकर। मैंने उसे उसके पिता के दुश्मनों से बचाया है, अब उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वो सिर्फ मेरा बेटा है और खुराना खानदान से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं कुछ भी करके उसे यहाँ वापस बुला लूंगी, मैं उसे वहाँ नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर विद्या अपनी व्हीलचेयर धकेलती हुई वहाँ से चली गई। कुसुम परेशान होकर उसे जाते देखकर बोली, तू चाहे कुछ भी कर ले विद्या, पर तेरा राजू अब इस शहर में लौटकर कभी नहीं आएगा, और अगर आया भी तो राजू नहीं बल्कि राजीव खुराना बनकर आएगा, क्योंकि खून खून को पुकारता है। तूने राजू को मुंबई से दूर रखा, उसे लेकर यहाँ चली आई, पर फिर भी उसने अपने सपनों के जरिए अपने अपनों से रिश्ता बनाए रखा है और मेरा दिल कहता है कि उसके यही सपने बहुत जल्द उसकी जिंदगी की हकीकत बनकर उसके सामने खड़े नजर आएंगे और तेरा राजू अपनी उसी दुनिया में लौट जाएगा जहाँ से तू उसे बचाकर लाई थी। इतना कहकर कुसुम भी उदास हो गई। दूसरी ओर राजीव सिस्टम पर संजना के सारे प्रोजेक्ट की डिटेल चेक कर रहा था। पिछले 15 दिनों से वसोवा वाली साइट पर काम बंद पड़ा है, पर क्यों? जबकि वहां तो मटेरियल और मशीनें भी वक्त पर पहुंच चुकी है। मन ही मन इतना कहकर राजीव अपनी चेयर से उठा और बोला, संजना मैम से इस बारे में बात करनी पड़ेगी मुझे, और आज ही उस साइट पर भी जाना होगा। पता करना होगा कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी वहां काम बंद क्यों है। इतना कहकर राजीव अपने केबिन से बाहर आया, पर फिर उसके कदम रुक गए और वो बोला, पर वो तो किसी मीटिंग में है, उनकी सेक्रेटरी से बात करता हूँ। राजीव ने अपनी दाईं ओर देखा, क्योंकि संजना ने उसे बताया था कि उसके केबिन के दाएं ओर वाला केबिन उसकी सेक्रेटरी का है। वो उस कैबिन की ओर बढ़ने लगा। इधर चांदनी फोन पर बोली, जी सर, मैं बस सारी फाइल्स लेकर आपके पास ही आ रही हूँ। इतना कहकर उसने रिसीवर नीचे रखा और टेबल पर रखी सारी फाइल्स उठाकर अपने कैबिन से जाने लगी। पर इसके पहले कि वो कैबिन का दरवाजा खोलती, राजीव ने दरवाजा खोल दिया और चांदनी एक बार फिर उससे टकरा गई और गिरने लगी, पर राजीव ने उसकी हथेली थाम ली, पर सारी फाइल्स जमीन पर बिखर गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। लेखिका कविता वर्मा।